अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है 3 पेरेंट्स बेबी या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थियरी, या इसी को आप माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इस पर पहले भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स, और 2016 में तो पहला बेबी पैदा हो चुका है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, और शायद मैक्सिको में, आई एम नॉट वेरी श्योर, और यूनाइटेड किंगडम में शायद इसको लीगलाइज भी किया है 2016 में, है ना, और 2017 में। ये न्यूज़ 2016 और 17 की है सबसे पहले। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि हम लोग के शरीर में अगर डीएनए या जीन की बात करें तो डीएनए के अंदर ही जीन होते हैं। ये मैंने आपको स्टैटिक में बताया, फिर थोड़ा सा स्टैटिक आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी बायोटेक स्टार्ट करता हूँ उसके पहले 2-2.5 घंटे की स्टैटिक डिस्कशन करता हूँ। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, जीन बताता हूँ, जीनोम बताता हूँ, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप जो है पूरा का पूरा बायोटेक समझ जाते हैं। ये आरएनए इंटरफेरेंस जैसा जो क्वेश्चंस जो आपके सर के ऊपर से निकल जाता है, जो यूपीएससी ने 2018 में पूछा है, पीटीजीएस वाला, आप बुक देखेंगे तो आपको मिलेगा। मैं आप में से हर किसी को गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ एक बार किताब को लेकर पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि साइंस एंड टेक भी 80 से 90% स्टैटिक है, ठीक है। और हर वीडियोस में आप देखो तो ये लाइन आपको बार बार सुनने में आती होगी, ठीक है। ये लाइन मैं आपको बोलता हूँ। 3 पेरेंट्स बेबी के कंसेप्ट्स को मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, है ना। इसको कई और नाम से जानते हैं, आप इसको माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी भी कह सकते हैं, लिखा ही है, और इसी को हम प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र भी कहते हैं, ठीक है। इसी को प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा टाइम लेके समझाता हूँ क्योंकि इस पर 2 क्वेश्चन वैसे भी आ चुके हैं, और ये वैसे भी एक तरह से इस कंसेप्ट को आप डिज़ाइनर बेबी के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। ये भी एक तरह के डिज़ाइनर बेबी का ही एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और जो यूके ने जो लीगलाइज किया और 2016 में, और मैक्सिको में शायद जो पहला बेबी बॉर्न हुआ, है ना, उस पर एक बीमारी थी, उसको लेग बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ना, उसको लेग बेबी सिंड्रोम। ये बुक में आप देखना एक बॉक्स बना होगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है लेग बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये न्यूरल डिसऑर्डर है और अंत में जाके इसमें बच्चे की डेथ तक हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा था, अच्छा याद रखना पेपर में आपको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के नाम से पूछा गया है, ठीक है। और एक बार उन्होंने ऐसे बोला था कि साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया से भी जीन चलते हैं, मैटरनल वाले, ठीक है, उस बारे में भी आपको बताता हूँ। हाँ, मैं कह रहा था डीएनए कहाँ होता है, और ये भी आपको पता है कि डीएनए के अंदर जीन होता है। डीएनए 2 जगह है हमारे शरीर में, ठीक है। एक तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, और ये न्यूक्लियस के अंदर हमारा मेन डीएनए होता है, पर इसके अलावा हमें जो डीएनए होता है बच्चा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, गॉट इट। तो डीएनए या जीन हमारे शरीर में 2 जगह होते हैं, एक तो न्यूक्लियस में होते हैं और दूसरा जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो, एक तो न्यूक्लियस हो गया और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो गया। अब देखो, अगर डीएनए जहाँ है, डीएनए के अंदर जीन है, तो न्यूक्लियस के अंदर जीन हुआ, ठीक है, और साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जीन हुआ। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसका और एक बात और बता दूँ, हमारा मेन जो जीनोम है ना, वो न्यूक्लियस ही है, पर कुछ ऐसे जीन है, बहुत ही छोटे से टुकड़े, शायद 200-300 बेस पेयर सीक्वेंस होगा करीब करीब, या 300 कुछ होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन बहुत छोटा सा टुकड़ा, कहाँ 3 बिलियन बेस पेयर और कहाँ कुछ सैकड़ों में बात कर रही हूँ, कुछ हंड्रेड्स की बात कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ जीन होते हैं, पर दे आर वेरी लिमिटेड जीन, और माइटोकॉन्ड्रिया का ही एक जीन है जिसका एक डिफेक्ट है, जो एक बीमारी के फॉर्म में देखा गया, जिसको हमने लेग बेबी सिंड्रोम बोला, जो थेरेपी मैंने किताब में लिखी गई है, जो ट्रीटमेंट किया गया, वो बच्चा बॉर्न भी हुआ है, ठीक है। अब इस बच्चे के अंदर जो ट्रीटमेंट हुआ वो कैसे हुआ है 3 पेरेंट्स बेबी को लेकर, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो ह्यूमन की बॉडी के सेल के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है, लेकिन मुख्य जीन और डीएनए हमारे शरीर का जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। अब सुनो, इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है, और इस चीज़ों को बताने के लिए थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड पे लिए चलता हूँ, ताकि आप में से कभी भी किसी को कोई भी डाउट आगे कभी भी ना हो, एक बार आप अच्छे से समझ लो। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि हर किसी को, है ना, हम सब, वी ऑल पीपल गॉट द न्यूट्रिशन, मैटरनल न्यूट्रिशंस, ठीक है। मैं जब ये बात बोलता हूँ मैटरनल न्यूट्रिशंस, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं हाँ सर, वो हमारा जो भ्रूण होता है ना, वो मम्मा के यूट्रस के अंदर हम लोग बोलते हैं, इसके लिए आप बोलते होंगे मैटरनल न्यूट्रिशन। मैं कहता हूँ आप पूरी ब्लंडर करते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। मैटरनल न्यूट्रिशन से मेरे कहने का मतलब क्या है, आप जरा समझो। देखो, ऐसा है कि मान लो ये एक स्पर्म है बच्चा, है ना, एवरीबडी सी हियर, सपोज दिस इज अ स्पर्म,
जो फादर का स्पर्म है, ठीक है। ये क्या है, स्पर्म के अंदर होता है न्यूक्लियस, और मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में समझाया है, न्यूक्लियस में कुल क्रोमोसोम होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है साइटोप्लाज्म। और आपको बताऊं, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये हो गया, मान लो अपने पिताजी का स्पर्म हो गया। दूसरी तरफ अगर मान लो बच्चा, दूसरी तरफ ये क्या है, ये एक सेल है, गॉट इट, ये एक सेल है। इधर देखो, ये क्या है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। एक सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल के अंदर मम्मा का न्यूक्लियस होता है, और मम्मा के न्यूक्लियस के अंदर कुल कितना क्रोमोसोम होता है, कुल 23 क्रोमोसोम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर जो मम्मा का जो साइटोप्लाज्म है, ये एक सेल के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म है, ये हो गया बच्चा मम्मा का साइटोप्लाज्म। फिर मैं बोलूंगा, अगर ये मम्मा का साइटोप्लाज्म है तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब हमारी माँ का हो गया। हम आप सबकी बात कर रहे हैं ना, माँ का हो गया। जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय क्या होता है, ये स्पर्म जो होता है वो यहाँ पहुँचता है, ए ऐसे मान लो स्पर्म यहाँ पहुँचा, और स्पर्म यहाँ तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अंदर आता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो अंदर आता है। तो न्यूक्लियस मतलब ये 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गया पापा का, और मम्मा का 23 क्रोमोसोम ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर पड़ा था, ये हो गया। और यही एक सेल जो होता है, इसके अंदर के जो न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाते हैं पापा और मम्मा का, और जाकर ये 23 जोड़ी क्रोमोसोम बन जाता है, चाहे वो एज अ बॉय हो या ऐसा सन हो या ऐसा डॉटर हो। लेकिन एक बात समझना, यही एक सेल जब पापा के क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज हो जाता है, मम्मा का क्रोमोसोम, तो इसी को हम जाइगोट कहते हैं। यानी जाइगोट कुछ और नहीं है, जाइगोट में स्पर्म का न्यूक्लियस और एक के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, और पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म जाइगोट में होता है वो होता है हमारी मां का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, चाहे आप एज अ बॉय पैदा हो रहे हो या एज अ गर्ल पैदा हो रहे हो, मतलब सन या डॉटर के फॉर्म में, ठीक है, आप सबको जो साइटोप्लाज्म है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा का सारा आपकी मां का मिलता है। इसका सीधा मतलब मैटरनल साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी, ठीक है। किसी मैटरनल मां के साइटोप्लाज्म की वजह से ही चाहे लड़का हो या लड़की हो पैदा होती है, और वो बड़ी होती है, ठीक है। चलो, ये भी चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब मान लो, इसका मतलब अगर मैं एज अ बॉय हूं या मेरी बहन है एज अ गर्ल है, तो हम दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म हमारी मम्मा का ही आया है। आप सबके अंदर यही है। ये चीज, ये कंसेप्ट है, इट इज अ कंसेप्ट। और जाके देखो, इसी कंसेप्ट पर जाकर यूपीएससी ने 2021 का क्वेश्चन पूछा, और तुम लोग इस क्वेश्चन को, इस सब्जेक्ट को हवाबाजी के चक्कर में इतना आसान सा क्वेश्चन, घटिया सा क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आए हो, ठीक है। ये बताओ, ये करंट अफेयर्स है, ये हम लोग जो है आज बन रहे हैं 2021 में इस तरह से? ये तो हमारे युगों युगों से, जब से मनुष्य पैदा होना शुरू हुआ होगा, ये सारी चीजें चल रही होंगी फर्टिलाइजेशन वगैरह में। इसीलिए कहता हूं कि साइंस एंड टेक को भी विषय समझो, नहीं समझोगे कोई बात नहीं। आप एक बात फिर बताता हूं, ये 35 क्वेश्चन जो तुम लोग जा रहे हो ना, 30 से 35 क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक एनवायरमेंट है, फालतू में इसको छोड़ के आते हो, 5 से 7 क्वेश्चन करके आते हो, वही जो लास्ट में कोई 50 मैगजीन, 60 पेज की जो मैगजीन आती है, 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लास्ट में आपको ये मैगजीन देते हैं, और इसी मैगजीन्स को आप पढ़ते हैं, क्योंकि साल भर में ये चीज़ें कभी आप ना समझ पाए हैं ना समझ पाते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देखें, जो मैं आपको बार बार हर वीडियो में गुजारिश किया हुआ, कुछ लोग तो अब तो ये कह लो, कुछ लोगों को फोबिया हो गया होगा मेरे इस वर्ड्स को सुनकर, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। कुछ लोग तो यहाँ तक नीचे उल्टे सीधे कमेंट्स भी लिखते हैं, मैं ऐसा नहीं है मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, पर मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। ये वही लोग लिखते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, जो कितने आसान से क्वेश्चन जो आज इनको लग रहे होंगे ये कितना आसान सा घटिया सा क्वेश्चन था, यूपीएससी 2021-20 में पूछ रहा है। एक बार हमने रवि सर की किताब देख ली होती, क्वेश्चन पेपर देख लिया होता, और वो क्वेश्चन पीछे 2017 में भी पूछा हुआ है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के केस में 16-17 में, है ना, वो भी आपको मिल जाता है, और 21 में फिर मिल जाता है। रिपीट मारा है क्वेश्चन इन्होंने। अब देखो, 3 पेरेंट्स बेबी में क्या है कहानी, ये है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ जीन को लेकर चलता है, और मैंने बोला लेग बेबी सिंड्रोम। अब हम कैसे ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, मान लो हमारी मम्मा को लेग बेबी सिंड्रोम है, तो इसका मतलब अगर हमारी मम्मा को लेग बेबी सिंड्रोम है, हमारी मम्मा से अगर कोई भी बॉय और कोई भी गर्ल अगर पैदा हो रही है, ठीक है, तो वहां पर 100% उसे लेग बेबी सिंड्रोम होगा। पिताजी लेग बेबी सिंड्रोम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिताजी का कभी भी साइटोप्लाज्म, है ना, यानी पिताजी का कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया कभी किसी बॉय या किसी गर्ल के अंदर नहीं जाता है। यही पूरा बेसिक बैकग्राउंड था जो मैंने आपको समझाया है। अब देखो होता क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ये मान लो हमारे फादर हैं दोस्त, है ना, ये हमारे पिताजी हैं, जो हो गया स्पर्म, ठीक है, और ये हो गया पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, ये हो गया बच्चा न्यूक्लियस, जिसमें हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना, 23, ये हो गया 23 क्रोमोसोम। वहीं दूसरी तरफ देख लो, आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक से समझ लो मुझे, ठीक है।
ये हो गया क्या, ये हो गया हमारी मम्मा का एक्सेल, है ना, ये हो गया एक्सेल, और ये हो गया बच्चा हमारी ओन मम्मा, ठीक है, ओन मदर, है ना, ये हो गया ओन मदर। तो ओन मदर का एक्सेल का मतलब एक न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है कितना हो गया 23, और ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। और ये मैंने ना गोल गोल से इसको दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, हजारों हजारों संख्या में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफेक्टेड है, वो डिफेक्टेड है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफेक्टेड है। अच्छा, न्यूक्लियस तो एक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सैकड़ों हजारों की संख्या में होते हैं, पर न्यूक्लियस एक ही होता है, याद रखना। ये भी मैं इसीलिए स्टैटिक कहता हूँ, एक बार मैंने पढ़ाया था, आप में से कई लोगों को याद आ रहा होगा। तीसरी तरफ मैंने क्या किया, तीसरी तरफ हमने अदर मदर ले लिया, एक और से एक सेल ले लिया, है ना। ये जो एक सेल है बच्चा, ये हमने अदर मदर का ले लिया, किसका ले लिया, अदर मदर का ले लिया, ठीक है। सारी कहानी जो पीपीटीज में ना सब आपको ऐसी ही समझ में आ जाएगी, एक बार इसको समझ लो, कभी नहीं भूलोगे, आज तो कम से कम समझ लो। और सुनो, ये कोई करंट अफेयर्स अब नहीं है, 2016-17 से करंट अफेयर्स से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अभी आपकी जनरेशन, आपके बच्चे भी आएंगे, उनको भी यही पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब बताओ 2016-17 में जो लोग मेरी क्लास किए होंगे आज से 7 साल 8 साल पहले, उनको भी ये पढ़ाया होगा, आज 8 साल बाद भी वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बीच में 2 साल आ भी चुका, और ये चीज़ अब आगे भी आ चुकी है, ये चीज़ आगे भी पढ़ाता रहो। हाँ, पर भारत में ये चीज़ अभी तक लीगलाइज नहीं हुई है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में लीगलाइज्ड है। एक्सेल हो गया, एक्सेल जो हो गया, ये अदर मदर है दोस्त, है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कितना है 23, उसका अपना क्रोमोसोम, अपना डीएनए, और ये क्या है बच्चा, ये सारा का सारा जो है ये क्या है, ये हो गया, ये हो गया बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सारे के सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या है, वो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। अब क्या करो, एक काम करो, यहाँ से जो एक्सेल लिया है ना, यहाँ से रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस कर दो भाई, उसका अपना न्यूक्लियस बाहर करो ना, इस वाले रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस करो, न्यूक्लियस को हटा दिया। जब न्यूक्लियस को हटा दिया तो जो एक सेल है उसमें क्या होगा, अब इस एक सेल के अंदर बच्चा सारा का सारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कौन सा रह गया, ऑफ कोर्स वो पूरा का पूरा सिर्फ नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, देखो नॉर्मल वाला माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को उठाकर इसके अंदर ट्रांसफर कर दो। अब देखो, अपनी मम्मा का 23 क्रोमोसोम आ गया, है ना, ये 23 क्रोमोसोम अपनी मम्मा का आ गया, और अदर लेडी का माइटोकॉन्ड्रिया आ गया नॉर्मल वाला, क्योंकि अपनी मम्मा को तो लेग बेबी सिंड्रोम था ना, LEIG जो मैंने पीछे भी बताया, और यहाँ नहीं था, तो इस वाले लेडी को कर लिया। अब ये देखो, ये रिपेयरिंग हो गई, है ना, ये रिपेयरिंग हो गई। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इस वाले स्पर्म को इस वाले एग से फ्यूज कर दो। अब देखो 3 पेरेंट्स बेबी आ गया, और 3 पेरेंट्स बेबी जो बना वो पूरी तरह से क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल जो डिफेक्ट है वहां से ठीक हो गया, अलग अलग कलर से। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये 23 ये हो गया अपनी मम्मा का न्यूक्लियस, अपने पापा का न्यूक्लियस, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी लेडी का हो गया, ठीक है। और सुनो, ऐसा है कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा होता है, ठीक है, तो इतना माइटोकॉन्ड्रिया हटाकर इतना माइटोकॉन्ड्रिया डालना आसान नहीं है। एक न्यूक्लियस हटाओ और एक न्यूक्लियस को लाके डालो, वो आसान है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा इंजीनियरिंग मत लगाना, जो मैंने बोला ये सिंपल तरीका है, इसी से बनता है। अब मेरे ख्याल से आप में से किसी भी बच्चे को 3 पेरेंट्स बेबी बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, अगर आप में से काफ़ी लोग CAR-T सेल थेरेपी और 3 पेरेंट्स बेबी पहली बार समझ रहे हैं तो, ठीक है। आपके हौसले तो मैं बार बार बढ़ाता हूँ, कभी हमारे भी हौसले बढ़ा दिया करो, ठीक है। पर एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भरोसा भी नहीं करता, क्योंकि इंटेंशनली भी कुछ लोगों से कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, लिखवाई जाती हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपके जो फीडबैक होते हैं वही मेरी पॉजिटिविटी है, वही मेरी ऊर्जा है, और वही मुझे लगातार ऊर्जान्वित करती है, जिससे मैं और भी आपके लिए बेहतर तरीके से क्लास ले सकूं। और आपने ज़रूर देखा होगा जो क्लासेस मैं लेता हूं कि थोड़ा आपको भले ये डांटता दिखता हूँगा कि क्वेश्चन को समझो, ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये स्टैटिक है, यही कहते हुए, नहीं तो बाकी मैं आपको कभी कुछ और नहीं कहता हूँ, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना तो किसी की तारीफ़ करने आता हूँ, है ना, खासतौर से आप में से किसी की तारीफ़ नहीं करता, ये आप भी जानते हैं, और ना मैं झूठी झूठी बातें फेंकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो प्रमाण है, वो प्रमाण है क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार जागरूक करता हूँ कि किताबों में लोगों ने आपको क्वेश्चन पेपर्स भी नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन पेपर भी नहीं दिखाया है, और ये समझ में भी नहीं आता इन चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी भी समय है, आँख खोलो, और समय के साथ साथ जो मैं अपडेट करता हूँ हर बार वो देख लिया करो, ठीक है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कुछ फैक्चुअल डेटास पे, जो अब थोड़ा बात करनी ज़रूरी है। और फैक्चुअल डेटास में 3 पेरेंट्स बेबी को लेके क्या बात करनी है, मुझे लगता है आप में से किसी को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। तो रिसेंट अनाउंसमेंट बेबीज़ बर्थ इन द UK, ये रिसेंट नहीं है, ये 2016 की बात है।
डीएनए फ्रॉम द 3 पेरेंट्स बेबी को लिया गया, बहुत बढ़िया है, एक तरह से रिमार्केबल माइलस्टोन था, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे तुम जो लिख रहे हो उससे ज़्यादा जानते हैं, बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा फंक्शन है, ठीक है भाई, ये सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें सेल के बाहर मेम्ब्रेन पाया जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पौधे आते हैं और जंतु आते हैं, प्लांट और एनिमल आते हैं, बहुत बढ़िया। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसी की वजह से हमारी बॉडी के सेल के अंदर ऊर्जा होती है। ओके, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, बहुत सही। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनाता है, बहुत सही। ये मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर जो खाना पीना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, उन्हीं को तोड़ता है, एनर्जी के फॉर्म में बनाता है। और साथ साथ ये सेल सिग्नलिंग पाथवे भी जनरेट करता है, यानी सेल्स के जो मैसेंजर की तरह काम करता है, उनके काम किस तरह से प्रोटीन को करना है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाए जाते हैं, इस बारे में मैंने आपको बता दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो मैटरनल होता है, मम्मा से ही हमारे शरीर के अंदर जाता है। और अगर मान लो मम्मा का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई म्यूटेशन है या डिफेक्ट है, तो हम चाहे बॉय हों या हम गर्ल हों, हम सबको वो हेल्थ इशू आता है। ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, इस पीपीटी को आपको लेना ही लेना है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। आप लेंगे और इनसे अच्छी तरह समझेंगे। शॉर्ट में करता हूँ, पर्पज़ क्या है कि ठीक है कि अगर कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है तो उसको ठीक कर दिया जाए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट्स या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस है, आर्टिफिशियल तरीके से सारे प्रोसेस किए जाते हैं। साइंटिफिक प्रोसेस देखें तो आइडेंटिफाई सुटेबल कैंडिडेट्स पहले देखते हैं, एक हेल्दी एग सेल देखते हैं, है ना, वो तो समझ में आ गया। एक मदर जो है वो हेल्दी एग सेल वाली होगी। डोनर और बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो आपको समझ में आ ही गया है। डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करते हैं, एवरीबडी नो वेरी वेल। माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट इस तरीके से कर दिया जाता है जो मैंने आपको पूरे तरीके बताए थे। ओके, कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा फोटोग्राफ है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। इट्स अवेलेबल एवरीवेयर गाइस, नेट पे भी मिल जाएगा आपको। मदर का एग है, उसके न्यूक्लियस को यूज़ किया, डोनर का न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया। हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, उसको यूज़ किया। और फिर ये न्यूक्लियस और इस हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को मिला दिया, येलो और स्पर्म को फ्यूज़ कर दिया, अल्टीमेटली 3 पेरेंट्स बेबी हो गया। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से मैंने पूरी अपनी पिक्चर बना के दिखाई है, वो काफ़ी बेहतरीन होगा। ये चीज़ें तो आपको नेट पे अवेलेबल हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इम्प्लांटेशन वगैरह, उसके बाद बच्चे को ले जाकर आप मम्मा की बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दो, वो भी थोड़े स्टेजेस के बाद। असल में क्या होता है, जो 3 पेरेंट्स तो तैयार हुआ ना लैब के अंदर, उसको फिर एक केमिकल में रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स में, उसको ग्रो कराते हैं। ब्लास्टोसिस्ट तक डेवलप करने के बाद फिर अपनी मम्मा की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं और फिर उसको वही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके अपनी मम्मा के अंदर उस एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी जो होती है दैट इज़ अ प्रोसेस।